साथियों नमस्कार, मैं एनके यादव अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एनके एग्जाम पास पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और शाम का वक्त, सर्दी का मौसम है, आप जानते हैं। और आज मैं रीट लेवल 1 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम लेकर आया हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अब तक हमारा विद्यार्थी ये क्लियर ही नहीं कर पाया है कि कौन सा प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है। तो बिना वक्त गवाए सीधे चलते हैं साथियों अपने इस कार्यक्रम में, कक्षा कार्यक्रम में। ये देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। बहुत अच्छे प्रश्न हमने चूज किए हैं, यहां पर ध्यान से देखिएगा। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आप जानते हैं कि आपके जो परीक्षा के सिलेबस में ये टॉपिक लगाया गया है, स्थल रूप, लैंड फॉर्म, मैन लैंड फॉर्म ऑफ द अर्थ। तो इसमें आपको पता होना चाहिए, इसके अंदर मोस्टली माउंटेन और आपके पठार और मैदान तथा द्वीप, ये मुख्यतः पर्वत, पठार, मैदान, इनको आपको विशेष करके क्या करना है, ध्यान रखना है। और यही आपसे पूछे जाएंगे बेसिकली। यहां सवाल देखिए, पहला द्वीप, तो मैं ये बताता हूं द्वीप किसे कहते हैं। यदि कोई थल, लैंड और चारों ओर से किससे घिरी हुई हो, जलीय, तो ये जलीय भाग है। और ये जलीय भाग से कोई भी थलीय पार्ट जब घिरा हुआ होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम द्वीप कहते हैं। ठीक है। अब चूंकि हिंद महासागर की बात है तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर। साथियों, इसका पुराना नाम मालगासी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है। यहां से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत टर्शियरी युग में निर्मित नहीं है? ये गलती नहीं करनी है, वो आपसे सीधे तौर पर पूछ रहा है कि नहीं है। अब आप इनमें से थोड़ी सी गौर करिए। रॉकी पर्वतमाला, एटलस और एंडीज, ये तीनों कैसी पर्वतमाला है? नवीन पर्वतमाला है, नवीन। और जब नवीन पर्वतमाला है तो यह भी क्लियर होना चाहिए कि यह पर्वतमाला किस काल की है? टर्शियरी काल की है। किसकी है? टर्शियरी काल की। आप देखिए, हिमालय भी नवीन वलित पर्वतमाला है और वो भी किस काल का है? टर्शियरी काल का। यहां अरावली, क्योंकि ये कैसी है? प्री कैम्ब्रियन की है। और प्री कैम्ब्रियन की, हालांकि ये भी वलित है। और ये कैसी वलित है? तो प्राचीन वलित पर्वतमाला है। ठीक है, प्राचीन वलित पर्वतमाला। लेकिन ये किस युग की है? ये कैम्ब्रियन युग, प्री कैम्ब्रियन युग की है। तो यहां राइट आंसर नहीं पूछा था। यह आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न साथियों। निम्न में से कौन सा नवीन वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? आपको यह ध्यान से देखना है कि कौन सा नवीन वलित पर्वतमाला का उदाहरण नहीं है। हिमालय, ये तो नवीन है। आल्पस, ये भी नवीन है। एंडीज, ये भी नवीन है। देखिए, आपको यहां थोड़ा सा मैं बता देता हूं। एंडीज पर्वतमाला कहां पर है? दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका। और साथियों, यही विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। कैसी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला। राइट। तो ये लंबी पर्वतमाला है एंडीज पर्वतमाला। आल्पस पर्वतमाला यूरोप में है। ठीक है। और हिमालय पर्वतमाला आप जानते ही हैं, भारत प्लस नेपाल प्लस 8 देशों के अंदर इसका विस्तार है। ठीक है। तो ये नवीन है। और जब नवीन वलित पर्वतमाला, उसने पूछा क्या नहीं है, तो एक बात तो ध्यान रखिए। अब यहां पर अपलेशन पर्वतमाला पर देखिए, सर अपलेशन पर्वतमाला कहां है? ये बेसिकली हमारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है। तो ये कहां पर है? ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप में है। और उत्तर अमेरिका महाद्वीप के किस देश में? यूएसए में। और ये कैसी है? प्राचीन वलित है। कैसी है? प्राचीन वलित। इसकी तुलना अरावली से की जाती है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंशोत पर्वत है? अब आपको बताना है कि इसमें से भ्रंशोत पर्वत कौन सा है। देखिए, आल्पस वलित है, अपलेशन भी वलित है, यूराल भी वलित है। वास्पेज पर्वत क्या हो जाएगा? भ्रंशोत पर्वत का क्या है? उदाहरण है। ठीक है। वास्पेज पर्वत कैसा है? भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण है। भ्रंशोत क्या होता है? भ्रंश का मतलब गड्ढा होता है। अगर मान लीजिए कोई 2 भाग उठे हुए हो, ये वाला भाग है ये, और ये वाला भाग भी उठा हुआ है, और यहां पर देखें तो ये भ्रंश है। भ्रंश का मतलब क्या होगा? गड्ढा होगा। भ्रंशोत, भ्रंश के पार्ट से उठा हुआ पार्ट क्या कहलाता है? भ्रंशोत पर्वत कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वास्पेज। यस, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? आज बहुत अच्छे प्रश्न आपके लिए लेकर आए हम, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही नहीं, मैं फिर कह रहा हूं,
ये प्रमुख स्थल रूप जो लगाए गए हैं, मैंने पूरा जो बेसिकली पूरा क्वेश्चन रखा है ये पूरा एनसीईआरटी बेसिस रखा है, ठीक है। इसलिए आपको कहीं कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है साथियों। आपको बहुत ज्यादा विस्तृत मटेरियल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रश्न तो एक आना है यहां से, इसलिए आपको बहुत ज्यादा उद्वेलन नहीं होना है। यहां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? माउंट किलिमंजारो। आप जानते हैं ये कहां है? अफ्रीका में। कहां पर है? अफ्रीका। और अफ्रीका की ये क्या है? सबसे ऊंची चोटी। क्या है? सबसे ऊंची चोटी। चोटी कहां की है? अफ्रीका की। तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट किलिमंजारो। फ्यूजियामा कहां है? जापान में है, ठीक है। ये भी, यहां भी ज्वालामुखी। ये भी माउंट सियरा नेवादा, ये कहां पर है? तो ये कहां पर है? यूएसए में है। कहां है? कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया। और ये माउंट मेयान कहां पर है? तो माउंट मेयान कहां पर है? फिलीपींस में, फिलीपींस। तो इसमें से अब आपको बताना है कि कौन सा ज्वालामुखी। देखिए, ये तो है, ये भी है और ये भी है, ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट सियरा नेवादा। राइट आंसर यहां से ये हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कह सकता हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहा है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमाओं के सहारे स्थित जलप्रपात का नाम है। पहले तो ये समझिए कि जाम्बिया और जिम्बाब्वे है किस महाद्वीप में? तो किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप। आपने जिम्बाब्वे की टीम देखी होगी ना। और इन दोनों की सीमाओं पर जो जलप्रपात बनता है वो कौन सा बनता है? विक्टोरिया जलप्रपात। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विक्टोरिया जलप्रपात। और विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका का सबसे बड़ा जलप्रपात है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका। किस नदी पर बनता है? तो यहां भी आपको ध्यान रखना है, किस नदी के ऊपर? जाम्बेजी नदी के ऊपर, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। पहले तो यह समझिए कि डेल्टा होता क्या है। जो एलुवियल सोइल होती है उनका डिपोजिशन, नदियों द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स का डिपोजिशन। नदी जब आती है वह जब समुद्र में गिरती है, समुद्र में ये नदी है, तो वह इस मुहाने के परिक्षेत्र में कुछ जमाव करती है। जमाव निक्षेपण करती है। किसका करती है? मिट्टी का निक्षेपण करती है। जो भी अपने साथ लाते हैं उसका निक्षेपण करती है। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा आप सब जानते हैं। पहले तो यह समझिए कि वो डेल्टा ही कौन सा है। तो साथियों, सुंदरवन डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा का विस्तार कहां कहां है? भारत प्लस बांग्लादेश में। सर्वाधिक किस देश में है? तो इसमें सर्वाधिक बांग्लादेश में है। और भारत के किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। तो इन दोनों क्षेत्रों में डेल्टा का निर्माण होता है। और कौन सी नदी बनाती है? तो आप खूब अच्छे से जानते हैं कि एक ब्रह्मपुत्र जिसे बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, और एक गंगा जिसे बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा। सर, इसी डेल्टाई क्षेत्र में मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी? एंडीज। देखो, विश्व की सर्वाधिक चौड़ी पर्वतमाला कौन सी है? सर्वाधिक ऊंची पर्वतमाला कौन सी? हिमालय। और सर्वाधिक लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो एंडीज है। सर्वाधिक लंबी एंडीज, ऊंची हिमालय, और चौड़ी कौन सी है? रॉकी पर्वतमाला है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंडी। और एंडीज कहां पर है? दक्षिण अमेरिका में। कहां पर है? दक्षिण अमेरिका। हिमालय एशिया महाद्वीप के अंदर आता है साथियों। रॉकी कहां है? उत्तर अमेरिका के अंदर आता है, उत्तर अमेरिका, ठीक है। और आल्पस पर्वत कहां पर है? तो यूरोप में। बहुत अच्छा प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9। ग्रांड कैनियन एक है। देखिए, गार्ज का मतलब गड्ढा होता है। क्या होता है? गड्ढा होता है, खड्ड होता है, खड्ड। गार्ज, गार्ज मीन्स गड्ढा। ग्रांड कैनियन, और ग्रांड कैनियन क्या? बड़ी तोप। तोप तो है ही नहीं। नदी ये तो कहीं नहीं है। पुरानी तोप ये बिल्कुल नहीं है। क्या है? एक खड्डा है, गड्ढ है, ग्रांड कैनियन, ठीक है। और कहां पर है ग्रांड कैनियन? उत्तर अमेरिका में। कहां पर है? उत्तर अमेरिका में ग्रांड कैनियन, ठीक है। एक गार्ज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बहुत अच्छा प्रश्न। माउंट एटना है। अब माउंट एटना, अब आप माउंट एटना, सीधी सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए, एक पर्वत नहीं, पर्वत शिखर, एक ज्वालामुखी, एक पठार। तो साथियों,
यहां पर क्या होगा, एक ज्वालामुखी, ठीक है। माउंट एटना क्या है, ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 11, किलिमंजारो है एक, अब आप सबको पता है किलिमंजारो एक चोटी है, क्या है, चोटी, और चोटी भी किसकी, अफ्रीका की, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, यस, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। और जब सबसे ऊंची चोटी है अफ्रीका की किलिमंजारो, और तो ये बनी किससे है, जो आग्नेय गिरी, गिरी का मतलब क्या होता है, पर्वत, देखो द्वीप तो है नहीं, सुरंग भी नहीं है, ठीक है, ठीक है, सॉरी एक मिनट, किलिमंजारो, एक ही मिनट, यहां पर अगर देखिए तो यहां पर देखिए, यहां पर सुरंग दिया हुआ है, पीक दिया हुआ है, तो यहां पर नदी, सुरंग, पीक और द्वीप। अब आप देखिए द्वीप, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरंग है। सुरंग का मतलब यहां पीक दे दिया उसने, चोटी का नाम है, यस। और किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे क्या है, चोटी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहां से क्वेश्चन आ रहा है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे चोटी है। 12 नंबर क्वेश्चन, पर्वत और घाटियां किस संचलन से बनते हैं, तो पर्वत और घाटियां किस संचलन से, देखिए पहले प्रश्न देखिए, क्षैतिज किसी चीज का, देखिए ये जब कोई दो प्लेटें आपस में एक दूसरे के पास आती हैं तो इसे कहते हैं अभिसरण, क्या कहते हैं, अभिसरण। और जब एक दूसरे के विपरीत जाती है तो यहां पर क्या है, अपसरण। अब दो बातें तो बड़ी स्पष्ट है, इस प्रकार का संचलन तो कौन सा संचलन कहलाएगा, क्षैतिज। क्षैतिज संचलन इस तरीके से होता है, पास आएंगी तो वलित ऐसे जाएंगी, और यदि ऊपर और नीचे ऊर्ध्वाधर संचलन बोलते हैं तो ऊर्ध्वाधर संचलन में तो क्या बनेंगे, पर्वत और घाटी का तो कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। राइट आंसर हो जाएगा क्या इसका, क्षैतिज संचलन। क्या हो जाएगा, क्षैतिज संचलन। क्षैतिज संचलन के कारण ही क्या बनते हैं, पर्वत और घाटियां बनते हैं। ये एनसीईआरटी कक्षा 6 की किताब में दिया हुआ है प्रश्न। अग्निवलय किसे कहा जाता है, इंग्लिश में देख लेते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रिंग ऑफ फायर। अग्निवलय, रिंग ऑफ फायर, कहां, किस महासागर में, प्रशांत महासागर में। क्या आते हैं, ज्वालामुखी, और ज्वालामुखी से निकलती है आग, तो अग्नि की तरह बनता है। यहां पर देखिए अटलांटिक परिमेखला, हिंद परिमेखला, प्रशांत परिमेखला, तो फिर आर्कटिक, रिंग का मतलब प्रशांत महासागर में इस प्रकार से एक पट्टी बनती है, किसकी, ज्वालामुखी की, ठीक है, ज्वालामुखी की, ये वाली, ये देखिए, तो किस में हो जाएगा, प्रशांत में परिमेखला को क्या कहा जाता है, रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, अग्निवलय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, पृथ्वी के किस भाग में भूकंप आना आम बात है। देखिए साथियों, दुनिया में भूकंपों का देश किसे कहते हैं, भूकंपों का देश, और भूकंपों का देश कहलाता है जापान। कौन कहलाता है, जापान कहलाता है। यही नहीं, आप, और जापान किस में, पूर्वी एशिया में, सबसे ज्यादा पूर्वी एशिया में क्या आते हैं, भूकंप आते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी एशिया। ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, यहां तो सवाल ही पैदा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर 15 नंबर, आंतरिक नदियों द्वारा शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में निर्मित झील किस नाम से जानी जाती है। अब ये देखिए, ये तो हमारे राजस्थान के अंदर भी इस चीज को देखने को मिलती है कि जो हमारा आंतरिक नदियां होती हैं, इंटरनल जो नदियां होती है, वो शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में निर्माण कर देती है। किन का निर्माण कर देती है, तो वो निर्माण कर देती है साथियों किसका, पलाया झीलों का। जानते होंगे आप पलाया झील, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पलाया झील, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 16 नंबर आ रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्न में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। आप सब जानते हैं भूमध्य सागर को क्या कहते हैं, रूम सागर भी कहते हैं। और यूरोप से नीचे इटली, यहां पर अफ्रीका और यूरोप के बीच में भूमध्य सागर बनता है। दुनिया का सबसे लंबी तटरेखा वाला बनाने वाला सागर भूमध्य सागर ही है साथियों। और भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर क्या कहलाती है, स्वेज नहर कहलाती है, ठीक है। अब उसने पूछ लिया कि ज्वालामुखी भूमध्य सागर के अंदर एक द्वीप है जिसे हम लिपारी द्वीप कहते हैं, उसके ऊपर एक क्या है, ज्वालामुखी है जिसका नाम है स्ट्राम्बोली। और स्ट्राम्बोली को क्या कहा जाता है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप, अभी बता चुके हैं तो इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मेडागास्कर, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न साथियों। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। अब आप सोच रहे हो सर बड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं, देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप बड़ा फास्ट ही होता है, क्योंकि आप लोगों के पास भी समय नहीं होता और हमारे पास भी समय नहीं होता। यही कारण है, यहां आपको केवल विस्तारित रूप से अध्ययन नहीं कराया जा रहा है, यहां आप अपनी तैयारी जांच सकते हैं, अपने को देख सकते हैं कि हम कितना
एफर्ट्स जो कर रहे हैं वो कितना सक्सेस होता नजर आ रहा है, और हम एग्जाम में कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन पुट आउट हो सकते हैं साथियों। फिर भी अगर आप विस्तृत अध्ययन करना चाहते हैं तो मैंने पहले भी कहा था, एक बात तो बड़ी स्पष्ट हो जानी चाहिए, हमारा जो ऐप है प्ले स्टोर पर उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, इनके एग्जाम पास, वहां आपको क्लासें मिल जाएंगी। अब आपको देखिए, एक तरफ पर्वत दिए हुए हैं, दूसरी तरफ पर्वतों का प्रकार दिया हुआ है। अरावली, अरावली एक अवशिष्ट पर्वतमाला है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा यहां से देख लेते हैं, विंध्यन पर्वतमाला, माउंट कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पर्वत है। इसका मतलब बहुत बड़ा स्पष्ट है। विंध्याचल कैसी है, यहां पर वलित पर्वतमाला है, और ब्लैक फॉरेस्ट कैसा पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, अरावली प्राचीन वलित पर्वतमाला, हालांकि वलित का उदाहरण है लेकिन वर्तमान में अवशिष्ट रूप में है, तो अरावली कैसी, अवशिष्ट, यानी ए में 2 आना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो ये इसका आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा, 2 4 1 3। यस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। निश्चित रूप से ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे परीक्षा में। अब आप कहेंगे सर लेवल 1 का एग्जाम है, क्या इतना टिपिकल क्वेश्चन भी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। कक्षा 6 की एनसीईआरटी बुक में स्थल रूप दिए हुए और वहां ये सब बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन नंबर 19, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट को संयुक्त रूप से चुनिए। अब आपको यहां थोड़ा सा देखना है, एक तरफ हमने क्या दिया हुआ है, ये मानिए कि पर्वत और घाटी, और दूसरी तरफ हमने महाद्वीप दिए हुए हैं। अब उधर हमने 5 दे दिए, थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। देखिए, पो घाटी इटली के अंदर है, ग्रेट रिफ्ट वैली, महान भ्रंश घाटी कहां पर है, अफ्रीका में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक पर्वतमाला है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वतमाला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। और एब्रो घाटी कहां पर है, तो स्पेन में। यानी यह बात बड़ी स्पष्ट है कि ए में 2, तो यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, तो यहां बड़ा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ए में 2 है, बी में 3 है, स में 4 है, और द के अंदर 1। बहुत अच्छा प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपका उत्तर हो जाएगा क्या, 2 3 4 1। चलिए साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर आपके स्क्रीन पर, 20 नंबर सॉरी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा संयुक्त कूट को एक तरफ देखिए। आपको यहां थोड़ा सा ध्यान रखना, वही मैंने बार बार ऐसे प्रश्न रखे हैं कि पर्वतों का प्रकार कैसा है, घाटी का प्रकार कैसा और कहां है। तो देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको क्या करना है, सुमेलित। एक तरफ पर्वत दिए हुए, दूसरी तरफ उनका प्रकार। फ्यूजियामा कहां है, अभी हमने कहा था जापान में, और किससे निर्मित है, ज्वालामुखी से। टेक 2, बिना किसी। वॉस्पेज कैसा है, भ्रंशोत है। विंध्यन कैसी है, यहां पर ये देखिए विंध्यन पर्वतमाला, 1 मिनट, यहां पर ये वाला आपका पार्ट है, तो यहां बड़ा स्पष्ट हो जाएगा कि द के अंदर आपका कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। 3 1 4 2, तो आल्पस यहां पर कैसा हो जाएगा, वलित हो जाएगा। वास्पेज कैसा हो जाएगा, भ्रंश हो जाएगा, ठीक है। और विंध्यन कैसा हो जाएगा, अवशिष्ट हो जाएगा। तो बहुत ही क्लियर है साथियों, यहां पर स में 4। बहुत अच्छा प्रश्न था, आप इसको देख भी पा रहे होंगे, क्योंकि ये तो वैसे ही क्लियर हो रहा है। फ्यूजियामा जापान में, और वो कैसा है, ज्वालामुखी। इसका मतलब साफ है कि द में क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, और द में 2 कहीं पर नहीं है, एक ही जगह बी पर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, जो अंतर पर्वत पदीय पठार नहीं है, ध्यान रखें, ये थोड़ा सा कंफ्यूजनल क्वेश्चन है। देखिए, पठार क्या होता है, पर्वत क्या होता है, और पहाड़ियां क्या होती हैं, और मैदान क्या होता है। फिर जब यह बात उठेगी तो आपके मन में एक प्रश्न और भी उठेगा कि सब प्रायद्वीप क्या होता है और अंतरीप क्या होता है। द्वीप तो हम बता चुके हैं, तो फिर आपके मन में एक प्रश्न और भी पड़ेगा कि सब खाड़ी क्या होती है। ये कुछ प्रश्न है जो आपको आपके माइंड में कुछ प्रश्नों को लाने के लिए मैं एक थोड़ा सा एक डायग्रामेटिकल कुछ चीज बता देता हूं, और ये कंफ्यूज कर रहे हैं। देखिए, अगर कोई पर्वतमाला ऊपर से उबड़ खाबड़ और लंबी है, इस तरीके से ऊपर से ऊंची है और लंबी भी है, ये मान के चलिए थोड़ी सी, और उसकी ऊंचाई 600 मीटर तक है, तो वह कहलाती है पहाड़ी, 600 मीटर तक। और यदि किसी पर्वतमाला की ऊंचाई बहुत ज्यादा है, ऊपर तक है और उबड़ खाबड़ है, 600 मीटर से अधिक है,
तो यह कहलाता है पर्वत। 600 मीटर से अधिक क्या कहलाता है? पर्वत कहलाता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, ये दो चीजें तो आपको क्लियर हो गई, ठीक है। तो यदि किसी पर्वतमाल, पहाड़ी क्षेत्र, पथरीले क्षेत्र जो ऊपर से उबड़ खाबड़ हो और ऊंचाई 600 मीटर तक हो तो वह कहलाते हैं क्या? पहाड़ी है। और यदि 600 मीटर से अधिक ऊंचाई है तो वह क्या कहलाती है? पर्वत। इसके साथ में आप एक चीज और भी ध्यान रखिए, मैं नहीं कहता, ये एनसीईआरटी कह रही है साथियों। इसके साथ अगर कोई परिक्षेत्र ऊपर से समतलीकृत हो, समतलीकृत ऊपर से कैसा होना चाहिए? समतल, बहुत ज्यादा समतल भी नहीं हो सकता, और उसे वो कहलाता है पठार। इसकी ऊंचाई कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। कौन सा? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार है। तिब्बत का पठार। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला बता चुका है, एंडीज है। विश्व की सबसे चौड़ी पर्वतमाला रॉकी है, और विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय है, ठीक है। अब मैदान की बात आएगी तो समतलीकृत जो क्षेत्र होता है वह मैदान होता है, पूरी तरीके से प्लेन, जो नदी के डेल्टाई क्षेत्र को कह सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि समुद्र तल से उठा हुआ भाग जो पूरी तरीके से प्लेन होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मैदान। यदि कोई लैंड चारों ओर से पानी से घिरा है वह कहलाता है द्वीप। अगर कोई परिक्षेत्र के तीन ओर पानी हो, यहां तो क्या हो? थल हो, ये थल, और तीन ओर क्या हो? जल हो, ये स्थिति क्या कहलाती है? प्रायद्वीप कहलाती है। लेकिन अगर किसी के तीन ओर जल हो लेकिन वो नुकीला भाग हो, इधर भी जल है, इधर भी जल है, और इधर भी जल है, और इधर थल है, तो यह कहलाता है अंतरीप। क्या कहलाता है? अंतरीप। तो ये नुकीला पार्ट जो है ये चौड़ा ज्यादा है, प्रायद्वीप ज्यादा चौड़ा होता है। यस, तो और प्रायद्वीप का उल्टा, यानी तीन और थल हो, थल, यहां भी थल और यहां भी थल, और यहां पर जल हो, तो यह कहलाती है खाड़ी। क्या कहलाती है? खाड़ी। तो मुझे नहीं लगता अब आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, समझ गए होंगे पर्वत क्या होता है, अंतरीप क्या होता है, प्रायद्वीप क्या होता है। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको मैंने थोड़ी सी देर के लिए बता दी। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। यहां पर देखिए कौन सा अंतर पर्वतीय पठार नहीं है, यानी पर्वतमालाओं के बीच में, यहां भी पर्वत है, चारों तरफ क्या हो? पर्वत, और बीच में क्या हो? पठार, और चारों तरफ, चारों ओर से पर्वत से घिरा पठार, ठीक है। अब आप देखेंगे तिब्बत का पठार तो घिरा हुआ है, कोलंबिया का बेसिन ये भी, अनातोलिया का ये भी, मेटाग्रासो जो है वो चारों ओर से घिरा हुआ नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेटाग्रासो का पठार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पर्वतों की उत्पत्ति का रेडियो धर्मिता सिद्धांत किसने दिया? देखिए पर्वतों की उत्पत्ति संबंधी जो रेडियो धर्मी जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया? वो दिया जोली। किसने दिया? जोली द्वारा दिया गया। यस, जोली से संबंधित सिद्धांत है। नेक्स्ट, स्थल रूप संकल्पना संरचना, स्थल रूप संरचना प्रक्रम एवं समय का प्रतिफल होता है, किसने स्थापित किया? स्ट्रक्चर ऑफ द लैंडफॉर्म, ठीक है, और ये कह सकते हैं पावर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द लैंडफॉर्म, ठीक है, टाइम का रिजल्ट है। तो ये किसने स्थापित किया? तो यहां पर देखिए हट्टन ने, WM डेविस ने, किंग ने, WK डेविस ने, तो ये किया WM डेविस ने। किसने किया? WM डेविस ने। यस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24, पेडिमेंट का निर्माण संबंधित है। तो पेडिमेंट का निर्माण किससे होता है? आप देखिए एक्चुअल में पर्वतों से जब नदी उतरती है ना मरुस्थलीय क्षेत्र में, तो नदी की क्रिया के द्वारा क्या होता है? पेडिमेंट का निर्माण होता है। वैसे ज्यादा कुछ जरूरी नहीं मरुस्थलीय हो, लेकिन मोस्टली ये मान के चलिए कि पहाड़ों से नीचे उतरते समय नदी किसका? पेडिमेंट का निर्माण करती है। तो किससे संबंधित हो जाएगा? नदी की क्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में पर्वत महाद्वीपीय, देखिए राजस्थान में जल विभाजक का कार्य कौन करती है? अरावली। और हिंदुस्तान में ध्यान रखिए, राजस्थान में जल विभाजक का कार्य अरावली करते हैं। हिंदुस्तान में विंध्याचल पर्वतमाला जो मध्य भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला है, वो उत्तरी नदी पर
प्रवाह तंत्र को प्रायद्वीपीय भारत के नदी प्रवाह तंत्र से अलग करती है, यानी उत्तर भारत के प्रवाह तंत्र को दक्षिण भारत के प्रवाह तंत्र से अलग करती है। ऐसे ही यहां पर महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जिस पर्वतमाला को जाना जाता है वो रॉकी, और रॉकी पर्वतमाला कहां पर है, तो इसका बड़ा स्पष्ट उत्तर हो जाना चाहिए, कहां पर है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, डाइक क्या है। साथियों डाइक क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि डाइक क्या है। देखिए ज्वालामुखी के, जब ज्वालामुखी यहां से मान लीजिए ये स्थल है, स्थल का मतलब यहां पर धरातल है, सरफेस, और जब यहां से ज्वालामुखी निकलता है ना इस तरीके से, तो ये उसका पाइपलाइन कहलाता है, पाइपलाइन। अब धरती के नीचे तो लावा कहलाता है मैग्मा, और इससे ऊपर जो आ जाता है वो कहलाता है, धरातल से ऊपर जहां आता है ऊपर की ओर वो मैग्मा। मैग्मा कैसा होता है, पतला होता है, अपेक्षाकृत किसके, लावा अपेक्षाकृत मैग्मा के क्या होता है, पतला होता है। ठीक है, तो ज्वालामुखी से निर्मित बहिर्वर्ती स्थायी नहीं, धरती के नीचे कई बार क्या होता है, लावा इधर से इस तरीके से एक लंबी आकृति ले लेता है। डाइक का मतलब होता है खड़ी हुई आकृति, इस तरीके की आकृति जमीन के नीचे बन जाती है मैग्मा से। ठीक है, जमीन के नीचे, ध्यान रखिए इसका मतलब, ध्यान इस क्या होगा, ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति क्या कहलाती है, डाइक कहलाती है। धरती के नीचे मैग्मा द्वारा निर्मित होता है डाइक। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, और जब आपके स्क्रीन पर आ रहा है तो यहां देखिए एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी निम्न में से कौन सी है, एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला कहां पर है, आप देखिए ये हमारा एक महाद्वीप है, कौन सा महाद्वीप है, यहां देखिए इस तरीके से हमारा महाद्वीप है जिसका नाम है दक्षिण अमेरिका। क्या है, दक्षिण अमेरिका। और दक्षिण अमेरिका में यहां पर ये देश है चिली, और ऊपर देश है पेरू, और यहां पर ये देखिए एक पर्वतमाला है, ये पर्वतमाला है, कौन सी पर्वतमाला है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एंडीज। और एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, एकांगुआ। ठीक है, लगभग 7000 किलोमीटर लंबी पर्वतमाला, दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज ही है, और ये वलित पर्वतमाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, एटलस पर्वत किस युग की निर्माणकारी घटना से संबंधित है। एक बात तो समझ लीजिए, एटलस पर्वत है कहां पर, ठीक है, तो एटलस पर्वत कहां है, अफ्रीका महाद्वीप। कहां, अफ्रीका महाद्वीप की एकमात्र नवीन वलित पर्वतमाला है, नवीन वलित पर्वतमाला एटलस। ठीक है, अब जब नवीन वलित पर्वतमाला, देखिए कैम्ब्रियन से तो संबंधित अरावली है, हर्शियन भी नहीं है, टर्शियरी युक्त में से कोई क्या होगा, टर्शियरी। जितना भी आप हिमालय को देख लीजिए किस काल का है, टर्शियरी काल का, नवीन वलित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टर्शियरी काल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, बहुत अच्छा, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत किसने दिया, डॉक्टर अल्फ्रेड वैगनर ने दिया। और अल्फ्रेड वैगनर कहां के थे, जर्मनी के थे, जलवायु वैज्ञानिक थे, तो राइट आंसर तो क्या आ जाएगा, वैगनर। साथियों इसी वैगनर महोदय ने बताया था कि पृथ्वी प्रारंभिक कार्बोनिफेरस काल में दो भागों में टूटी हुई थी, ये एक भाग था पेंजिया और एक भाग था पैंथालासा, बाद में पैंथालासा। तो पैंथालासा कैसा भाग था, जलीय, और जलीय भाग था, तो आज इसका, और ये पेंजिया कैसा था, स्थलीय भाग था, स्थलीय भाग, इसे कहा गया सुपर महाद्वीप। तो पेंजिया तो कैसा हो गया, स्थलीय, और पैंथालासा कैसा हो गया, जलीय भाग हो गया। बाद में वो कहता है कि पेंजिया दो भागों में टूट गया, ऊपर का भाग यहां से देखिए ये वाला भाग कहलाया अंगारा लैंड, क्या कहलाया, अंगारा लैंड, जिसे आप यूरेशिया भी कहते हैं, और ये वाला भाग क्या कहलाया, गोंडवाना लैंड कहलाया, गोंडवाना। और बीच में जो क्षेत्र बच गया, जो पानी का क्षेत्र था, वो क्या कहलाया, तेथिस सागर कहलाया। ठीक है, तो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत बाद में बताया जाता है कि अंगारा लैंड भी टूट गया, उसी में से बना यूरोप, एशिया और उत्तर अमेरिका और ग्रीनलैंड, और दक्षिण का जो गोंडवाना लैंड भाग है वो भी टूट गया, उसमें से बना दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका और प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, यांग तेसे नदी कहां बनती है। ये एनसीईआरटी कक्षा 6 की बुक का प्रश्न हमने लिया है। ठीक है, कहां से लिया ये प्रश्न, एनसीईआरटी कक्षा 6 की किताब में ये प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, वो कहता है यांग तेसे नदी कहां बहती है। तो देखिए साथियों, जैसा कि नाम से लग रहा है
यांग टेशी कांग शिक्यांग, सब कहाँ है? चाइना। तो उत्तर तो क्या हो जाएगा? चीन में। साथियों यांग टेसे का ही नाम है यांग टीशी क्यांग, और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। क्या है? एशिया की सबसे लंबी नदी। ध्यान रखिए, एशिया की सबसे लंबी नदी यही है। यही नहीं, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? विश्व की सबसे लंबी नदी नील है। कहां है? अफ्रीका में। मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। और एक प्रश्न और देख लीजिए, विश्व की सबसे बड़ी नदी, बड़ी का मतलब अपवास है, बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन। कहां पर? दक्षिण अमेरिका, ब्राजील देश में प्रमुख रूप से होकर बहती है। अब आपके मन में प्रश्न यह भी चल रहा होगा कि सर भारत की सबसे बड़ी गंगा, भारत की सबसे लंबी गंगा 2525, भारत से गुजरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी? ब्रह्मपुत्र। राजस्थान की सबसे लंबी नदी बनास, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी लूनी, और राजस्थान से गुजरने वाली सबसे लंबी नदी चंबल। ठीक है, राजस्थान में और सर्वाधिक अपर्दन करने वाली नदी चंबल। क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पर। मैदानों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य बताना है आपको। जल्दी से देखिए, देख लेते हैं। कथन 1, अधिकांश मैदान मुख्य नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के कारण बने होते हैं। बिल्कुल सही है। कथन 2, मैदान विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले होते हैं। बिल्कुल, जहां जहां नदी के मैदान है वहां वहां लोग रहते हैं, क्योंकि उन्हें खाने पीने के लिए और अधिवास के लिए आसानी से सब कुछ, क्योंकि इसीलिए मैदानों को, जैसे उत्तर का जो गंगा मैदान है या गंगा का मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान, उसे सभ्यता का पालना कहते हैं। जहां जहां मैदान होंगे वहां वहां ही सभ्यता का विकास हुआ है। आप नोटिस कर लीजिए, नदी घाटी सभ्यताओं का ही विकास हुआ। तो यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां लोगों को खेती करने के लिए मैदान मिल जाता है, पीने के लिए पानी और आसानी से फसल के लिए भी पानी। तो कथन ए और कथन दोनों सही है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, नीचे दिए गए जलप्रपातों में पठारी क्षेत्रों के जलप्रपात को पहचानिए कि कौन सा जलप्रपात पठारी है। आपको बताना है, जल्दी से देखिए कौन सा है। धुआंधार जलप्रपात नहीं है, ये तो हुंड्रू जलप्रपात ये भी नहीं है। जोग जलप्रपात यस, और एक शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात कहां है? कावेरी नदी पर है। कहां पर है? कर्नाटक में। कहां है? कर्नाटक, कर्नाटक में। और ये कहां है? जोग, जोग, जोग का दूसरा नाम गरसोप्पा भी है, गरसोप्पा। और इसी का नाम महात्मा गांधी भी है। भारत का, ध्यान से सुनिएगा, ये भी कहां पर है? ये भी कर्नाटक में। कर्नाटक किस नदी पर है? तो जोग जलप्रपात कहां पर है? शरावती नदी, कर्नाटक में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ऊंचा जलप्रपात, ठीक है, कौन सा है? जोग। और ये शिव समुद्रम कावेरी नदी पर बना हुआ है। तो ए 2 और 3 दोनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। और किस पठार के ऊपर है? मैसूर का पठार। और मैसूर के पठार को क्या कहा जाता है? कर्नाटक का पठार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? थोड़ी देर पहले ही मैंने बता दिया, बिना वक्त गवाए सीधा चलते। तिब्बत का पठार, दक्कन का पठार, भारत का सबसे बड़ा पठार, भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का लावा पठार है। ध्यान रखिएगा, अगर वो ऑप्शन में नहीं मिले, प्रायद्वीपीय पठार मिले, तो वो पहले करना है। देखिए, भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार, दुनिया का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार, विश्व की छत पामीर का पठार, पर्वतों की घाट पामीर का पठार, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार 1360 मीटर सिरोही आबू पर्वत के नीचे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 34, मोनाकी पर्वत किस महासागर में अवस्थित है? मोनाकी पर्वत 10,205 मीटर ऊंचा पर्वत है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यही है, परंतु 8,848 कौन सी? माउंट एवरेस्ट। कहां पर है? नेपाल में है। किस हिमालय में है? तो हिमालय ही है। ठीक है, मध्य महाद्वीपीय पर्वत क्रम हिमालय में। हिमालय का नाम हिमालय नहीं है, वो तो बर्फ जमे कारण रहने के कारण हिमालय है। मध्य महाद्वीपीय पर्वत क्रम, यस।
ठीक है, हिम प्लस आल्य बर्फ का घर इसलिए बन गया हिमालय, अन्यथा तो मध्यम आद्वीपीय पर्वत क्रम था साथियों। ठीक है, अब चूंकि मोनाकी पर्वत प्रशांत महासागर में, इसका उत्तर तो मैंने जल्दी से आपको बता दिया कहां पर है, प्रशांत महासागर में। लेकिन ये पानी के नीचे है, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला यही है, परंतु पानी के नीचे, इसलिए हम दुनिया की सबसे ऊंची कौन सी मानते हैं, माउंट एवरेस्ट। तो मोनाकी पर्वत कितनी ऊंची है, 10,205 मीटर। आप देखिए हमारी माउंट एवरेस्ट तो 8,848 ही है, तो इससे क्या है, ऊंची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35, नीचे दिए गए युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है। अब आपको सुमेलित बताना है, सही कौन सा सुमेलित है। अब आप यहां पर देखिए बहुत स्पष्ट है, यूराल पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत बिल्कुल नहीं है, वास्पेज पर्वत, ब्रह्मसोत पर्वत, माउंट किलिमंजारो, ठीक है, वास्पेज पर्वत यहां पर देखिए बिल्कुल ब्रह्मसोत पर्वत है, ये तो राइट स्टेटमेंट है। किलिमंजारो ज्वालामुखी, फ्यूजियामा वलित ये गलत है, यानी 2 और 3 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये दोनों सही है। ठीक है, फ्यूजियामा जापान में है, ज्वालामुखी पर्वत है, और वास्पेज जो है वो ब्रह्मसोत पर्वत है। ठीक है, इस ब्रह्मसोत पर्वत को हम ब्लॉक पर्वत भी कह सकते हैं, यस, जैसे सतपुड़ा भी एक ब्लॉक पर्वत है। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, अच्छा कंफ्यूजनल प्रश्न है। फ्यूजियामा जापान में है और ये तो ज्वालामुखी से। ये यूराल पर्वत जो है वो कैसा है, नवीन वलित है, कैसा है, नवीन वलित। और एक चीज और ध्यान रखिए, यूराल पर्वत किसको अलग करता है भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है। यूराल पर्वतमाला यूरोप को किससे अलग करती है, एशिया से अलग करती है। कौन सी पर्वतमाला, यूराल पर्वतमाला। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 36, जिन पर्वतों की सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंकुआकार होते हैं, ऐसे पर्वत, सतह तो हो उबड़ खाबड़ और शंकुकार हो, इसका मतलब ऐसे पर्वत कौन से होते हैं, वलित, ब्रह्मसोत, ज्वालामुखी, इनमें से कोई नहीं साथियों। ऐसे पर्वत होते हैं कौन से, वलित होते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, वलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है। सत्य देखना है, जिन पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती है उन्हें हिमानी कहते हैं, दैट इज राइट, ये सही है भाई। हिमानी बर्फ की जो नदियां होती है उन्हें हिमनद कहते हैं। ग्लेशियर पर्वतों के एक रेखा क्रम में व्यवस्थित होने की श्रृंखला को कहा जाता है। ठीक है, पर्वतों के एक रेखा क्रम में व्यवस्थित होने को श्रृंखला कहा जाता है। यस, कई बार हम कहते हैं पर्वतमाला, पर्वत श्रृंखला, और किसे कहते हैं पर्वत। पर्वत एक ही जगह ऊंचा हो और जब एक क्रम के अंदर श्रृंखलाबद्ध रूप से हो तो उसे पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। कथन 1 और कथन 2 दोनों क्या हैं, सही हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 38, विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है, बिना सोचे समझे आप बता सकते हैं। अब आप देखिए प्राचीनतम वलित पर्वतमाला, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अरावली। हालांकि एक बात और बता देता हूं, ये रॉकी कैसा है, नवीन वलित है, अभी बता चुका हूं। अपलेशियन ये भी प्राचीन वलित है, ये प्राचीन वलित है, ध्यान से देखिए, वलित परंतु प्राचीन। इससे प्राचीन अरावली। यूराल ये कैसी पर्वतमाला है, नवीन वलित पर्वतमाला है। ठीक है, लेकिन अगर यहां पर 2 प्राचीन हो गई, एक अपलेशियन और एक कौन सी हो गई, यहां देखिए, एक तो ये हो गई और एक ये हो गई, इनमें से सबसे प्राचीन कौन सी है, अरावली है। यस, बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों के उदाहरण पर्वत, घाटी, पर्वत पठार का निर्माण किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है। अब आप देखिए यहां पर पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों के उदाहरण पर्वत, घाटी, पठार मैदानों का निर्माण किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो हमें यहां थोड़ा सा देखना है कि पर्वत, पठार, मैदान क्यों बने, कैसे बने। आंतरिक प्रक्रिया के कारण, बाह्य प्रक्रिया के कारण, आंतरिक और दोनों प्रक्रियाओं के कारण, इनमें से कोई भी प्रक्रिया के कारण नहीं। तो यहां इसका राइट आंसर साथियों, 2 प्रकार के बल होते हैं, एक होता है अंतर्जात बल और एक होता है बहिर्जात बल। अंदर से लगा बल कौन कौन सा, जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी, ये सब कैसे हैं, अंतर्जात बल है। बहिर्जात बल कौन से होंगे, बहिर्जात बल वो होंगे जिनको अगर हम देखते हैं सीधे तौर पर कि, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंतरिक एवं बाह्य प्रक्रियाओं के कारण। ठीक है, दोनों के कारण, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल दोनों के कारण क्या होता है। अब आप ये नोटिस करिए सर, बहिर्जात अपर्दन और अपक्षय नदियों के द्वारा यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी जो स्थल के ऊपर बनते हैं उन्हें बाह्य
ठीक है, अपर्दन और अपक्षय के कारण बनने वाली बहिर्जात बल कहते हैं, और जो इंटरनल बल लगेगा उसे अंतर्जात बल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताना है कौन सा? पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। पृथ्वी की नई सतहों के निर्माण की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। यस, किसी चीज का टूटकर घिसना और बहकर चले जाना अपर्दन, और किसी चीज का डिपोजिशन निक्षेपण, ठीक है, वो टूटने के बाद कहीं ना कहीं तो रुकेगा ना, अवसादी सेल जो बनती है वो तो निक्षेपण कहीं तो इसका मतलब कथन एक और दोनों क्या है? सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ठीक है, तो ये अंतिम क्वेश्चन था साथियों। आपका आज का कक्षा कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। एक वीडियो और इसी का होगा, ठीक है, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप का। अगर हमारा कक्षा कार्यक्रम आप सब विद्यार्थियों को पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें साथियों। अब हम आपसे लेते हैं विदा, कल पुनः मिलेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। जय हिंद और जय भारत, धन्यवाद।